वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की ओर लेकर चलता हूं, 12th क्लास की केमिस्ट्री की ओर। ओके, केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगतिकी। आज हम आप लोगों को रासायनिक बलगतिकी के नेक्स्ट पार्ट की ओर लेकर चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप फ्यूचर जोन एकेडमी यानी हमारे चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए लेकर चलते हैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो की ओर। इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। क्या टॉपिक है? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया को कोटि को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले वेग नियम पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मान लो आपकी अगर एक समीकरण है Na प्लस Mb, और आपका समीकरण में क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ भी आपका उत्पाद बन रहा है। तो ये आपकी समीकरण है और आप लोग क्या बनाना चाह रहे हैं? कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो आपका अभिक्रिया का वेग था ना, क्या था? आपका अभिक्रिया का जो वेग था वो बराबर था k और a की पावर आपकी n, और आपका यहां पर क्या था? b की पावर यहां पर क्या था? m। ओके, या फिर आप n की जगह आप यहां पर x और y भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? x और y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जो आपके n और m होते हैं प्रैक्टिकली मान होते हैं, प्रयोग के द्वारा ज्ञात किए हुए मान होते हैं। तो जो आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है वो कोटि आपकी क्या होती है? वो होती है इन सांद्रताओं की घात के योग, यानी x प्लस वाई, या फिर आप कह सकते हैं n प्लस एम। अगर आप अभिक्रिया में n प्लस एम मानते हैं तो आपका एन एम होगा, यानी जोड़ जाएगा इनका। और आपको सिंपल सा याद भी रखना है कि जो आपकी सांद्रताएं होंगी, ये a की सांद्रता होती है, ये b की सांद्रता होती है। जो इनकी घात होती है, इनका जो आपका योग होता है वो आपकी क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है। क्लियर बात? तो अभिक्रिया की कोटि आप समझ गए हैं। अभिक्रिया की कोटि आपकी 1/2 भी हो सकती है, आपकी 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ओके, ये आपकी कोटि कुछ भी हो सकती है। क्लियर बात? तो आप लोगों को इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। ऐसा क्वेश्चन आता है एक बार एग्जाम्पल की वेग बराबर दिया था आपका k, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, और क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, सॉरी यहाँ पर 3/2 था, पूछ लिया गया था कि इसकी कोटि कितनी होगी। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ घात ऐड कर देनी है। तो 3 1 4, 4/2 यानी 2 आपका मान हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? यानी जो आपकी कोटि होगी वो होगी आपकी 2। तो क्लियर बात? आप इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, आइए उसके बारे में एक बार देखते हैं। तो जो आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है और आणविकता होती है, उनमें अंतर मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूं। इधर यहां पर आपकी कोटि के बारे में बात करेंगे और इधर हम करेंगे बात आणविकता की। किसकी बात करेंगे? आणविकता की। क्लियर बात? तो पहला पॉइंट लेकर चलते हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिए आप लोग, जो आपकी कोटि होती है ना, अभिक्रिया की कोटि होती है, वो संपूर्ण पदों पर निर्भर करती है। यानी अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है उसमें जो संपूर्ण पद होते हैं उन पर निर्भर करती है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं संपूर्ण पदों पर, बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको। यह अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो संपूर्ण पदों पर निर्भर करती है। जबकि जो आणविकता होती है, जो आपकी आणविकता होती है, ये किसी एक विशेष पद पर निर्भर करेगी। किस पर करेगी? विशेष पद पर निर्भर करेगी। क्लियर बात? दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरे पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो आपकी कोटि होती है वो वेग और सांद्रता की घात पर निर्भर करती है, की घात पर निर्भर करती है। ओके, जो आपकी आणविकता होती है वो पद में भाग लेने वाले पदार्थों पर निर्भर करती है। जितने भी आपके पद में भाग लेने वाले कण होंगे, अणु होंगे, ये उस पर निर्भर करती है। क्लियर बात हो गई ना? तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा जो आपका हो जाएगा, तीसरा पॉइंट,
तो तीसरा, सॉरी लाइट चली गई थी। तीसरा जो आपका है यहाँ पर ध्यान रखिए, जो तीसरा आपका पॉइंट होगा वो होगा जो आपकी कोटि होती है वो शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। यहाँ पर जो आपकी कोटि होती है वो शून्य या फिर माइनस की हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, लेकिन जो आपकी आणविकता होती है हमेशा प्लस की होगी। क्या होगी? आणविकता हमेशा प्लस की होगी और जीरो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आइए चौथे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो पूर्णांक, भिन्नांक या कुछ भी हो सकती है। 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, यानी भिन्न भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। आणविकता आपकी हमेशा पूर्णांक होगी, ये आपकी पूर्णांक के बिना नहीं हो सकती, यानी भिन्न नहीं हो सकती। 1/2 नहीं हो सकती, 1/3 नहीं हो सकती। तो क्लियर बात। पांचों पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप जब भी अंतर पूछे जाते हैं तो कम से कम आप 3 पॉइंट बताएंगे। तो आइए पांचों पॉइंट भी बता दूं आपको। जो अभिक्रिया होती है वो प्राथमिक कोटि के बाद सारी की सारी जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। जो आपकी प्राथमिक कोटि के बाद जो होती है सारी जटिल होती हैं, और ये आपकी आणविकता कुछ भी हो सकती है। जटिल हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जटिल हो सकती है। ओके, इसके बाद ये कुछ भी नहीं होती। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समाकलित वेग समीकरण। अगर ये आपको मतलब अच्छे से समझनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेग समीकरण पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार इसको अच्छे से कवर कराने का प्रयास करता हूं। तो ध्यान दें, देखिए कैसा सिस्टम होता है इसमें। इसमें क्या होता है, जो आपकी वेग समीकरण होती है, जो आपकी वेग समीकरण होती है उसका आपको क्या करना होता है? समाकलन करना होता है। क्या करना होता है? समाकलन करना होता है। और समाकलन के बाद जो आपकी समीकरण होगी, जो भी आपकी समीकरण बनेगी वही समीकरण आपकी क्या होगी? समाकलित समीकरण होगी। क्या होगी आपकी समीकरण? समाकलित समीकरण होगी। इसके बारे में आपको अभी पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार की होती है। वैसे इसकी जो परिभाषा होती है वो 1 नंबर या 2 नंबर में अक्सर करके पूछी जाती है, इसलिए आप नोट्स में से जो भी आपके पास नोट्स होंगे या फिर आप विशेष बैच से जुड़े होंगे तो आप वहां से इसकी स्पेशली परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए आप अभी जब मैं आपको शून्य कोटि की, द्वितीय कोटि की, प्रथम कोटि की समझाऊंगा वेग समीकरण कौन कौन सी होती है, तो आप वहां पर समझ जाएंगे। आइए देखते हैं विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं। यहां पर आप 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और छदम कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की और छदम कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आपकी अब तक पेपर में लगभग ना के बराबर पूछी गई है। तो आइए पहले मैं आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात करता हूं। इस पार्ट में हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में ही ज्यादातर डिस्कस करेंगे, और ये कैसे होती है और किस प्रकार की होती है सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेकर चलते हैं एक अभिक्रिया। तो मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया है ए और इससे 2 उत्पाद बनते हैं B+C। ओके, तो यहां पर आप लोग जब ध्यान रखना, जब आपका t बराबर 0 होगा तो आपकी जो सांद्रता होगी वो ए की सांद्रता टोटल पूरी ए की ए होगी, और उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं A0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? A0 से। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि मान लो आपके पास एक अनाज की टंकी है और इसमें आपने अनाज ऊपर तक भरा हुआ है, और जो आपकी सांद्रता है उसको हम A0 कह रहे हैं। जब आपका t बराबर 0, यानी आपका यहां से निकालने वाले नाज है, जब आप t बराबर 0 ले लेते हैं, यानी आपने टाइम अभी शुरू नहीं किया, यानी आपने नाज निकालना नहीं शुरू करा है, तो आपकी सांद्रता फिलहाल कितनी होगी? 0 होगी, A0 होगी। जब आपने t यानी कुछ टाइम ले लिया है, जब आपने निकाल दिया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनाज घट जाएगा। तो हम मान लिया a है, और उस a का मान आपका कितना होगा? इससे थोड़ा सा कम होगा। तो ये ऐसी अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी ही प्रक्रिया होगी। तो जो आपकी शून्य कोटि की समीकरण होगी या अभिक्रिया होगी, उसमें क्या होगा? उसमें आपका जो वेग होता है वो बराबर होगा k। यहाँ पर मैंने आपको बताता, यहाँ पर आपकी सांद्रता आ जाएगी, और यहाँ पर आप क्या लेकर चलते हैं? यहाँ पर आपको मैंने बताता, यहाँ पर आप घात लेकर चलेंगे। जो भी आपकी घात होगी वो आपकी क्या होती है? कोटि होती है। तो यहाँ पर आपकी कोटि क्या हो जाएगी? 0। तो आप देखते हैं, आप जानते हैं किसी की भी अगर घात 0 कर दी जाए तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आपका वेग बराबर कितना हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका वेग बराबर k a⁻0। क्लियर बात? ओके, अब आप जानते हैं जो आपका वेग होता है, जो आपका वेग होता है वो कितना होता है? वो होता है माइनस डी ए की सांद्रता बटे कितना होता है? dt। तो आपने किसके बराबर कर दिया? 1 k गुणा 1 के बराबर कर दिया है। यहां से आप यहां तक का बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। यहां तक आपका कोई भी किसी प्रकार का अभी तक डाउट नहीं है।
ओके, तो अब आगे समझिए, ये आपका क्या था, वेग समीकरण थी और अभी तक सिर्फ आपने वेग ही ज्ञात किया है। अब आप उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ से आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो आपका वेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं बदलता है। तो इससे हम ग्राफ बना सकते हैं। कैसा ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर अगर आपका ग्राफ ऐसा चला जाएगा, यानी आपका टाइम कुछ भी हो, यानी समय आपका कुछ भी बदले, तो आपकी स्पीड यानी जो आपका वेग होगा वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। ये भी आपका बहुत बार ऑप्शनल में पूछा गया है, पेपर के ऑप्शनल में आया है। तो आप इस चीज को कवर कर गए यहाँ से। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेग आपका के यानी कॉन्स्टेंट है, तो आपका वेग समय के साथ बिल्कुल नहीं बदल रहा है। तो आपका ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर। तो अब हम डिस्कस करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण के बारे में। इसकी समाकलित वेग समीकरण आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं और वो आपकी कैसी होगी, तो देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। मान लो आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट जो आपके अभिकारक होते हैं और वो प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम आर पी इसलिए मान रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। आर का मतलब होता है अभिकारक, यानी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पर रिएक्टेंट, और यहाँ पर पी का मतलब आपका होता है प्रोडक्ट। तो आप रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं आप इसको हिंदी में, अभिकारक। और प्रोडक्ट को आप बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं आप इसको, उत्पाद। तो आप लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका अभिक्रिया, जो मैं शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी सांद्रता होगी किसकी, आर की, और बटे आपका टाइम होगा वो बराबर, हमने भी देखा कि वो किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। आपने यहाँ पर ए लिख रखा था, अभी हमने क्या करा, यहाँ पर आर कर दिया, क्योंकि अगर आप ए लेंगे तो ए होगा, आर लेंगे तो आर हो जाएगा। क्लियर बात। अब आप देखें हम क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा कर लेंगे तो माइनस डी यहाँ पर आर हो जाएगा आपका, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। अब आप इसका है ना ऐसा करिए, समाकलन कर लीजिए। क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर आपका डी हट जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर समाकलन कर लिया, तो यहाँ पर आपका आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका, चलो फिलहाल मैं समाकलन का चिन्ह लगा लेता हूँ और यहाँ पर भी आपका के डी टी कर लेता हूँ। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका आर हो जाएगा और यहाँ पर इधर आपका हो जाएगा के टी प्लस सी। सी इसमें कॉन्स्टेंट जरूर लिया रहता है, के टी प्लस सी हो जाएगा आपका। अब जैसे आप टी बराबर जीरो करेंगे, मैंने आपको बताया था टी बराबर जीरो पर, तो टी बराबर जीरो पर जो आपकी सांद्रता होगी आर जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी आर जीरो की। किसके बराबर होगी, आर जीरो की। आर जीरो का मतलब फुल बट्टा फुल, यानी आपकी टंकी जो थी वो पूरी कंप्लीट होगी। तो ये मान अगर हम इस समीकरण में रख दे तो कैसी स्थिति होगी, तो देखिए माइनस, यहाँ पर आर की जगह तो आपने आर जीरो कर दिया, और यहाँ पर के की जगह आपने के रखा और टी की जगह आपने जीरो कर दिया। सी आपका कांस्टेंट था, तो आपका सी का मान आ गया माइनस आर जीरो। कितना मान आ गया सी का, सी का मान आ गया माइनस आर जीरो। अब ये सी का जो मान था आपका, इसको इसी समीकरण में रखकर आपकी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अतः कर देंगे, अतः यानी आपका माइनस जो आपका आर मान था ये बराबर के टी प्लस सी की जगह आप क्या कर देंगे, माइनस यहाँ पर लिख देंगे आर जीरो। इस मान को आप इधर ले जाइए तो के टी बराबर हो जाएगा आपका आर जीरो माइनस आर। तो अब अगर आप यहाँ से किसका मान निकालना चाहते हैं, टी का मान निकालना चाहते हैं, तो आर जीरो माइनस आर बट्टे आपका के हो जाएगा। ये वो समीकरण है जिसको आपको पेपर में बार बार पूछा जाएगा। समीकरण का नाम कैसे पूछा जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी समीकरण है और इसको समाकलित वेग समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाकलित वेग समीकरण भी कहा जाता है। समाकलित वेग समीकरण भी कहा जाता है। कभी कभी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आर जीरो का मान आपका ए है, कितना है, ए, और जो आपका है ना, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, आर जीरो का मान आपका ए है और कुछ टाइम बाद आपका आर जीरो का मान कितना, आर का मान कितना होता है, ए माइनस एक्स। एक्स थोड़ा सा आपकी क्या हो गई, घट गया है, तो ये मान हो गया। तो आप यहाँ पर टी का मान क्या हो जाएगा, ए माइनस, यहाँ पर ए माइनस एक्स हो जाएगा, बट्टे में आपका के रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एक्स बटे के हो जाएगा। टी बराबर एक्स बटे के, ये आपका मान क्लियर हो जाएगा। तो ये भी आपका मान पूछ लिया जाता है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ तक का आपका मान बिल्कुल क्लियर हो गया है। समाकलन, कुछ बच्चे समाकलन के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपका जो समाकलन हो रहा है वो डी हट रहा है, बस क्या हो रहा है, डी हट रहा है, और प्लस सी आपका हर बार समाकलन में लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। और अगर आपको इसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैंने आपको ज्वाइन फॉर स्पेशल एक नंबर दिया है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।